नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन के महाकाल मंदिर से हुई गिरफ्तारी और फिर यूपी रवानगी को क्या वाकई एमपी पुलिस की कामयाबी कहा जाएगा? 6 राज्यों की पुलिस जिसकी तलाश में हो, उसको ख्यात अपराधी का एक निजी एजेंसी के सुरक्षाकर्मी के हाथों पकड़ा जाना सफलता है या चूक? पहला सवाल। अपराधी 3 राज्यों और करीब 10 से ज्यादा जिलों का सफर करते हुए उज्जैन तक पहुंच जाता है। इस मामले में अलर्ट पर चल रही पुलिस, अलर्ट ध्यान दीजिएगा आप, अलर्ट पर चल रही पुलिस को भनक तक नहीं लगती, जबकि लॉकडाउन हट जाने के बाद भी जिले की सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती है। दूसरा सवाल। यूपी का कुख्यात एमपी में फरारी काट रहा है। ग्वालियर, चंबल और शहडोल में उसके कनेक्शन तलाश रही इंटेलिजेंस को यह जानकारी क्यों नहीं लग पाई? तीसरा सवाल। अपने बैग में चाकू लिए विकास दुबे महाकाल मंदिर तक पहुंच जाता है। महाकाल मंदिर परिसर में इत्मीनान से तस्वीरें खिंचवाता है। मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस फिर भी नहीं जागती। सवाल नंबर 4। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद विकास दुबे का चिल्लाते हुए अपनी पहचान बताना क्या अपनी जान बचा लेने का उसका आखिरी दांव था? पांचवा सवाल, जो चुनावी माहौल में खड़ा किया जा रहा है कि विकास का एमपी में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है क्या? और आखिरी सवाल, जिससे शायद सरकार और गृह विभाग जूझ रहा होगा कि इस हत्यारे पर रखे गए 5 लाख के इनाम का हकदार कौन है? निजी सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षाकर्मी या मध्य प्रदेश की पुलिस? और जिस तरह से फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी हुई है इस गैंगस्टर की माफ कीजिए, सबसे जरूरी सवाल यह कि वाकई विकास दुबे की गिरफ्तारी कहा जाए या सरेंडर? विकास दुबे को भी इश्क जो है वो इन्हीं सब बातों से है, वो बंदूकों से इश्क है, हथियारों से इश्क है, और इश्क जो है वो कुछ भी करा देता है, जो इस शक्ल में सामने भी आया। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पूरा दिन भर का घटनाक्रम कुछ लोगों के बयानों और बाइट के जरिए। सुन देखिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े राजनीतिक लोगों का संरक्षण है। अपनी मन मर्जी से महाकाल के मंदिर में आकर बिना हथियार के इतना बड़ा गैंगस्टर आता है और जाके एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा इसे पकड़ लेता है और एक मध्य प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल को वो सौंप देता है। अब इसमें उसको गिरफ्तारी माने या सरेंडर माने? ये नृशंस हत्या की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया। पहले मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। तो आपने देखा, तो इसमें सूचना भी है, प्राथमिक जानकारी भी है, सियासत भी है, और ये एक तरह का आपको झलक भी है कि आने वाले दिनों में एमपी की सियासत में विकास दुबे किस तेजी से छाए रहेंगे। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं मोहन यादव, ये कैबिनेट मंत्री भी हैं और उसी इलाके से आते हैं जहां का ये पूरा घटनाक्रम है। मोहन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान ब्रिजेंद्र राठौर, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में मंत्री रहे, सीनियर लीडर हैं, ब्रिजेंद्र जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं और क्राइम में ओवर कमांड है मृगेंद्र जी का। बहुत स्वागत मृगेंद्र जी का भी। शुरुआत मोहन जी से कर लेते हैं। मोहन जी, बहुत सारे सवाल लोग जानना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इनपुट जो आपको मिला होगा, सरकार भी आपकी, वो इलाका भी आपका, ये पहुंचा कैसे था सर वहां तक विकास दुबे? आवाज कट रही है इनकी। वो इलाका भी आपका। मोहन जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? सुन पा रहे हैं मुझे आप? शायद कुछ थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। फिर जब मोहन जी से
जी, मैं आपको जी जी बोलिए 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 मोहन जी, बोलिए बोलिए। देखिए प्रवीण जी, ये आप बिल्कुल हमारे अपने लिए गर्व की और गौरव की बात है कि एक ऐसा दुर्दांत आतंकवादी तहरीक का एक अपराधी जो खुलेआम थाने के अंदर जाकर, जिसने शुरुआत ही जहां से की है कि थाने के अंदर जाकर राज्य मंत्री की जो हत्या करता है, लगातार कई पुलिस वालों की, कई निरपराध लोगों की जो हत्याएं करता है, और जिसने अभी अभी जिस प्रकार से कांड किया है, ऐसे एक बड़े आदमी के, और जिस प्रकार का उसका पूरा चरित्र है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उज्जैन पुलिस ने उसको बहादुरी से पकड़ा है। और पकड़ने के साथ जिस प्रकार से हम सबको मालूम है कि पुलिस पे तो कई आरोप लगते हैं, कई प्रकार के लगते हैं, लेकिन हमने उसको गिरफ्तार करके बाकायदा यूपी पुलिस को सुपुर्द किया है। अब ये अलग बात है कि महाकाल मंदिर जैसे स्थान पर आकर के हमारे अपने लोगों ने जिस ढंग से उसको गिरफ्तार किया है, अब इसको कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारा अपना रिकॉर्ड नहीं है, ये कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि हर वो बड़ी घटना, जिस बड़ी घटना के आधार पर कई गर्व गौरव होता सुरक्षा बलों पे, लेकिन कांग्रेस सहित बाकी लोग प्रश्न उठाते हैं, ऐसा क्या है वैसा क्या है। जांच करेंगे, बिल्कुल हम भी जांच कराएंगे, लेकिन एक बड़ा जो एक उपलब्धि हुई है, मैं उम्मीद करता हूं ब्रजेंद्र सिंह जी बड़े हमारे अच्छे मित्र भी हैं और बड़े भाई जैसे, तो वो एक अच्छे काम की तो प्रशंसा करे कि एक बड़ा काम हुआ और बगैर कोई गोली चले, बगैर एक खून का कतरा गिरे, एक पवित्र स्थल पर उसकी मर्यादा बनाए रखते हुए एक बड़े आदमी को, बड़े भयंकर किस्म के अपराधी आदमी को पकड़ने का काम पुलिस ने किया है। इस अवसर पर जिस प्रकार से अमर यादव, रुबीना यादव, इन लोगों ने अपनी जान पे खेल करके किया है, और लाखन यादव, हम सबको मालूम है कि सबके सामने जिस घटना का अंजाम हुआ है, वो हमारे सबके लिए, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए गर्व और गौरव की बात है। ठीक है, गर्व और गौरव की बात है। विजयन जी, फिर ट्वीट क्यों हो रहे हैं आपकी तरफ से? जश्न मनाइए आप भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो व्यक्ति दुर्दांत हत्यारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा थ्योरी समझना चाहते हैं लोग, ताकि उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। विजयन जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक संकट है, मंत्रिमंडल का गठन 100 दिन बाद हो पाया, विभाग बट नहीं पा रहे हैं और एक अराजकता की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है। और वही कारण है कि जहां एक तरफ पत्रकारों की पिटाई के किस्से आ रहे हैं, वहीं बहन और बेटियों के साथ रोज ही जो है दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारियों के साथ लूट हो रही है और विकास कार्य ठप हो गए हैं। लेकिन मैं अपने छोटे भाई और मंत्री को बधाई दूंगा कि वो मंत्री भी बने, और सीएम ने आज पहली बार कहा कि मध्य प्रदेश में वैसे जमीन के ऊपर विकास दिखा हो या ना दिखा हो, लेकिन उज्जैन में मध्य प्रदेश का विकास दिख गया। मैं अपने मोहन यादव जी जो हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी सरकार ने आपके बड़े प्लानिंग के साथ जिस तरीके से महाकाल के मंदिर में जो है ये पूरा चक्र चला है, ये पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जिस तरीके से आपने वकालत की है और कहा है कि जो है वो हमारे जाबाज पुलिस वालों ने वहां पर जाकर बड़े आसानी से इतने दुर्दांत व्यक्ति को और इतने बड़े आदमी को पकड़ लिया। अरे भाई, आपके ही चैनल दिखा रहे हैं, खुलेआम वो टहलता हुआ दिख रहा है, बड़े आसानी से वहां पर है, और चिल्ला के कह रहा है मैं विकास दुबे हूं, मैं विकास दुबे हूं, और सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि मैंने उसको जाके पुलिस को सूचना दी और उसने खुद कहा। तो ये कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप। और उज्जैन जैसे महाकाल की नगरी में इतना बड़ा झूठ बोलते हुए भी आपको थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि मतलब पूरे मध्य प्रदेश के लोग कितना हंस रहे होंगे आपके ऊपर। तो ये जो घटनाक्रम है, ये बहुत ही इंटेलिजेंस का फेल्यूर है मध्य प्रदेश का, और इसमें बगैर मिली भगत के ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। और ये पकड़ा नहीं गया, उसने सरेंडर किया है, और मंदिर को इसलिए चुना ताकि जो है किसी तरीके के घटनाक्रम अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस पीछे लगी हो तो उसके साथ ना हो जाए। एक दुर्दांत व्यक्ति आता है, वीआईपी पास बनवाता है, आईडी उसकी चेक होती है, आईडी पे पता नहीं लगता है, और सिक्योरिटी वाले चुपचाप से उसको पकड़ लेते हैं और वो बड़े आसानी से बैठा रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो उज्जैन महाकाल में सिक्योरिटी है, ये किस व्यक्ति की सिक्योरिटी है? एसआईएस कंपनी जो सिक्योरिटी है, इसका मालिक कौन है?
और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं खुलेआम आपके बीच में कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा के सदस्य हैं जिनकी ये पूरी सिक्योरिटी है। और विकास दुबे ने ही खुद अपने जबान से कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब जब मैं फंसता था, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हलफनामा लगा के और मेरी जमानत कराया करते थे। तो ये जो कनेक्शन है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां के एमएलए का संरक्षण, लोग तो यहां तक भी चर्चाएं गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बात को नहीं मानता, लोग कह रहे हैं नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी थे उस वक्त, जो है यही विकास दुबे जैसा लोग कह रहे हैं कि जो है वो शायद उसकी मदद उस वक्त इस पार्टी को उन्होंने की। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, इन लोगों की चर्चाएं हैं, मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ रहा हूं कि क्या सच है। लेकिन ये एक कुल मिला जुलाकर ऐसे घटनाक्रम हैं कि ये बहुत बड़े गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करता है और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही तकलीफदेह स्थिति है और मध्य प्रदेश पूरे देश में इससे बदनाम हो रहा है। और मध्य प्रदेश के जो हमारे कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी इसमें पोजीशन खराब होती है जब ये जबरदस्ती का श्रेय लेने की बात होती है। ये बात ठीक नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश में हमें फिर से विचार करना पड़ेगा और सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए और इस तरीके से गलत बात नहीं करना चाहिए। मृगेन जी को शामिल करेंगे। मृगेन जी को बहुत बारीक समझ है क्राइम और क्राइम से जुड़ी खबरें और पुलिस की फंक्शनिंग पर। मृगेन जी, पहली नजर में जो आपने सुना मोहन जी को भी, आपने सुना विजयन जी को भी, ये थ्योरी जो आ रही है पुलिस की तरफ से, ये सहज गले उतरती है आपके कि जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है, उसे गार्ड ने देखा और उसके बाद पुलिस को बुलाया और वो रुका रहा और फिर उसके बाद अरेस्ट हो गया? नहीं, देखिए, जो कहानी है वो किसी के गले नहीं उतर रही। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एनकाउंटर से बचने के लिए उसने उज्जैन में आकर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। उसके पीछे कौन है, कैसे यहाँ पहुँचा, ये सब जांच का विषय। जैसे आपने भी शुरू में कहा कि जब अगर उत्तर प्रदेश से चला है, अभी तो जो उसकी कार है, बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को शिवपुरी के जो टोल नाका है वहाँ से निकलती हुई दिख रही है। पहले पुलिस से करी कार उसकी है ही नहीं, वो वकील लोग थे। नहीं, वकील लोग नहीं, लेकिन अगर कार का आप देखिए ना, गाड़ी में आगे तो बैठा हुआ दिख रहा है। अगर होगा तो आपको उसके बाद फोटो है हमारे पास है वो वीडियो है जी। जिस तरह से होकर आखिर 7 तारीख को आया तो उसको क्यों नहीं रोका गया, उसका वीडियो फुटेज कहा जाता है कि हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरे जहां लगे हुए हैं हम जरूरत पड़ती चेक करते हैं। आखिर क्या चेक हो रही थी? फिर पूरी पुलिस अलर्ट मोड में थी। यही नहीं, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, उत्तर प्रदेश की 7 राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड में थी। उत्तर प्रदेश के 100 टीमें बनाई गई थी जिसमें 7000 से अधिक पुलिसकर्मी लगे हुए थे, जिसमें कई आईपीएस अधिकारी भी थे जो इनको खोज रहे थे। आखिर फिर क्या सुरक्षा व्यवस्था है अगर 7000 पुलिस, 100 से ज़्यादा टीमें किसी दुर्दांत अपराधी को ढूंढ रही हों और अपराधी चुपचाप बड़े आराम से आकर निकल जाए? रास्ते में कितने बैरियर पड़े होंगे, ठीक बात, परिवहन के पड़े होंगे, टोल टैक्स पड़े होंगे, पुलिस के है, कहा जा रहा है पुलिस अलर्ट मोड में, सब जगह आप देखिए चेकिंग भी हो रही है। तो आखिर ये सब चीजें ऐसी हैं जो ये निश्चित रूप से सवाल खड़ी करती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें घालमेल जरूर है। लेकिन एक बार उज्जैन चलते हैं। रूबी यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, महाकाल मंदिर की सुरक्षा अधिकारी है, फर्स्ट हैंड अकाउंट वही होंगी। रूबी जी, मैं चाहता हूं कि आप घटनाक्रम एक बार सिलसिलेवार बताएं कि हुआ क्या था, कैसे ये पता लगा कि ये विकास दुबे? जी, मैं आपको पूरा घटनाक्रम इस प्रकार बताना चाहूँगी कि सबसे पहले वो सुबह 7:15 के आसपास उसने महाकाल मंदिर में एंटर किया और महाकाल मंदिर में उसने एंटर करने से पहले सबसे पहले वो फूल प्रसाद की दुकान पे गया और उसने वहाँ से फूल वाले से पूछा, जब उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था, उससे पूछा कि दर्शन व्यवस्था क्या है, क्योंकि कोरोना के चलते चूँकि हमारा सारे गेट्स ओपन नहीं हैं, तो इसीलिए उसने उनसे जानकारी ली, जबकि वो पहले भी आ चुका है महाकाल दर्शन करने। पर उसने उससे पूछा कि अभी हाल फिलहाल व्यवस्था क्या है, तो फूल वाले ने बताया कि आप 250 का टिकट ले लीजिए अगर आपको शीघ्र दर्शन करना है तो, और पीछे द्वार है शंख द्वार, वहाँ से आप एंट्री कर लीजिए। तो फिर उसने टिकट लिया वहाँ से और जैसे ही फूल प्रसादी वाले को थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि उसने मास्क नहीं लगाया था और चूँकि 2-3 दिनों से लगातार ये मीडिया में चल ही रहा था वांटेड के तौर पे, तो उसको भी ग्रुप पे कहीं से वो फ़ोटो मिली होगी, तो उसको शक हुआ। तो उसने हमारी QIT टीम में 5 लोग, जो धर्मेंद्र, रवि, मोहित, अर्जुन और राहुल, ये लोग 5 लोग जब राउंड पर थे
तो उसमें से उसने धर्मेंद्र को, राहुल को फ़ोन करके बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा है, तो आप देख लीजिए। तो मेरी सिक्योरिटी टीम ने तत्काल फिर मुझे सूचना दी कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, कैसा करना है। मैंने कहा कि अभी आप उसको बिल्कुल मत पकड़ना, कुछ नहीं करना, वो मंदिर के बाहर है, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए आप उस पर केवल वॉच रखो। और हम पहले पुष्टि करना चाहते थे कि ये वाकई में विकास दुबे है या नहीं है। उसके बाद मैंने मेरी टीम को बोला कि आप डिस्टेंस में रहकर और उस पर वॉच करिए और पीछे पीछे चाहिए उसके कि वो क्या करता है। उसके बाद फिर वो बड़ा गणेश से होते हुए हमारा शंख द्वार पे गया और पीछे साइड जहाँ से एंट्री थी 250 की, उसने जूता स्टैंड है हमारा, शू स्टैंड पे बैग रखा, शूज़ रखे और उसके बाद फिर वो एंट्री के लिए जाने लग गया। तब मैंने मेरे गार्ड को बोला कि मुझे फ़ोटो खींच के उसका भेजो। जब उसने दर्शन करे, मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोटो भेजा, तो वो उस फ़ोटो में काफ़ी दुबला लग रहा था। उसने हेयर कट भी उसका चेंज था, उसने चश्मा पहना हुआ था और मास्क पहन लिया था। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत टफ था कि ये विकास दुबे ही है या नहीं। तो मैंने फिर उसके प्रीवियस गूगल से फ़ोटो सर्च किए और फिर उसको मैंने जूम किया। तो जब जूम किया तो देखा कि उसके माथे पर लेफ़्ट साइड पे एक गहरा चोट का निशान है और वो जो मुझे गार्ड ने फ़ोटो भेजा था उस पर भी उसके सेम जगह पर सेम निशान था, जिससे मैं श्योर हो गई थी कि ये विकास दुबे ही है। पर मैंने मेरी टीम को बताया नहीं था कि ये विकास दुबे, ताकि कोई पैनिक क्रिएट ना हो। तो उसने दर्शन करने के बाद जैसे ही वो एग्ज़िट हुआ, फिर मैंने तत्काल एसपी साहब को सूचना करी। सर ने बोला क्या तुम कंफर्म हो कि ये वही है? मैंने कहा हाँ सर, मैं कंफर्म हूँ 100% कि ये वही है। तो बोले कि ठीक है, तत्काल पहुँचो। फिर मैं और एसपी साहब पहुँचे। जब तक मैंने मेरे गार्ड को बोला कि तुम उसको प्यार से, जैसे नॉर्मल हम दर्शनार्थियों को रेगुलर चेकिंग करते हैं कि भाई आप अपना आई कार्ड बताओ, नाम बताओ, तो उसने अपना नाम, उसको लड्डू स्टोर है हमारा एग्ज़िट गेट पर ही, तो वहाँ पे उसको बिठाया और यूँ ही पूछा कि भैया तेरा नाम क्या है। जब तक चौकी से भी बल आ गया था, मैंने चौकी पे भी सूचना की थी। उसके बाद फिर वहाँ उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम शुभम बताया। फिर उसका जब आई कार्ड हमने चेक किया तो उसने आई कार्ड तुरंत निकाल के दे दिया, ऊपर वाली पॉकेट में ही रखा था, और उसने बोला कि ये लीजिए। और उसमें नवीन पाल का था उसका आई कार्ड, पेन कार्ड एक्चुअली उसने रखा था। और उससे जब पूछा कि उसकी एज क्या है तो उसने बोला कि मैं 28 साल का हूँ। तो वो सारी बातें एकदम मिसमैच थी। और फिर जब हमने उसको गहरी उससे पूछताछ करी तो फिर वो अचानक चिल्लाने लग गया, गार्ड से हाथापाई करने लग गया, बोलने लगा मैं ही विकास यादव हूँ, कानपुर वाला, कर लो क्या करना है। और उसके बाद फिर उसने गार्ड से हाथापाई करी। गार्ड का रवि जो है मेरा गार्ड, उसकी घड़ी भी टूट गई और नेम प्लेट भी टूट गई। फिर उसके बाद फिर हमने उसके एसपी साहब और हम पहुँचे और हमने उसको गाड़ी में बिठा के लेके गए वहाँ से। अच्छा, तो ये कहानी है, वाकई बड़ा ये बहादुरी का काम है ये जो आप लोगों ने किया। लेकिन मोहन जी, जो सवाल अभी से थोड़ी देर पहले विजयन जी ने उठाए, मैं चाहता हूं कि उस पर आप रिएक्ट करें। उनकी बहुत सारी शंकाएं थी। रूबी जी की जो बात है वो समझ में आई मोटी मोटी, जो है कि इस किस तरह से किया। और ये बड़ा हैरत की भी बात है कि जो पुलिस के एएसपी सीएसपी स्तर के अधिकारी को देख के शूट कर देता हो, वो गार्ड के कहने पे भी वो उसने इतना रिएक्ट नहीं किया। मोहन जी, जो विजयन जी के आरोप है, मैं चाहता हूं उस पर आप रिप्लाई करें। देखिए, इसके दो पार्ट है प्रवीण जी, हमको अगर समझ में आएगा। जैसे रूबी जी ने बताया है कि हमारे मंदिर के अंदर चारों तरफ से एक तरह से किलेनुमा व्यवस्था है। अगर अंदर दर्शन करके कोई आता है, वो जाता है, तो उसको चेकिंग के लिए वो अलग अलग प्रकार के उसके गेट से निकलना पड़ता है। और ऐसे में ये बात बिल्कुल सही कि वो उतनी सावधानी रखने के बावजूद भी मंदिर की जो मान मर्यादा, श्रावण का महीना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, और ऐसे स्थान पर हमारी कोई रक्तपात की घटना नहीं होती है। बहुत बड़े आदमी को भी, जो भयंकर दुर्दांत आतंकवादी जैसा एक अपराधी है, और उसको बहुत प्लानिंग से अगर पकड़ते तो ये हमारे सुरक्षा बलों की, हमको उनकी पीठ थपथपाना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही कि यूपी के बारे में बात की, ब्रजेंद्र सिंह जी ने कही कि जितनी बात की, आप बताइए 3000 एनकाउंटर माननीय योगी नाथ जी ने, योगी अपने सीएम यूपी के द्वारा, वहाँ वो सरकार के द्वारा कराए गए। और यही कारण है कि ये खुद जान बचा के भागता भागता फिर रहा है। ये हो सकता है अगर हम अलर्ट नहीं होते तो यहाँ से भी भाग जाता, कहीं और जाता है। आप बताइए, वो जिस ढंग से अपने आप की जान की एक तरह से रहम की भीख मांगते हुए घूमता फिर रहा है, लेकिन मंदिर का तो बहाना था, यहाँ वो काम में आ गया है। तो आज ये बताइए, सरेंडर करता तो वो नकली नाम क्यों बताता, नकली कार्ड क्यों रखता? आप बताइए, हमारी टीम उसको घेरती नहीं तो वो इसी घटना को कैसे कर पाता?
ये एक अच्छी बात को हमको उसके रूप में मानना पड़ेगा कि ये कहाँ से कैसे आया, वो एक विशेष जांच का जरूर हो सकता है कि वो यहाँ तक भी नहीं पहुँचना चाहिए, लेकिन अगर वो यानी किन प्रकार आया है तो आने के बाद पकड़ाया तो सही ना, भागा तो नहीं, कोई को ब्लफिंग तो नहीं कर गया, कोई की आंख में धूल झोंक के तो नहीं भाग गया। अगर पकड़ाया है तो हमारे कानून पे हमको भरोसा है, वो निश्चित रूप से फांसी का हकदार है, कोई उसको बचा नहीं सकेगा जैसे उसके अपराध है। तो हमको हमारे सुरक्षा बलों के साथ खड़े रहना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का ये जो एंगल रहता है, नहीं हम बिल्कुल खड़े, देश की हमने शुरू किया, पकड़े हुए कहानी है, सर्जिकल स्ट्राइक को सभी में साथ। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपने, मैंने बोला कि अगर आपने ये करा तो ये जरूर इस पे हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बड़ा काम हुआ है और हमने बहुत सावधानी से एक बड़ी घटना को अंजाम देने से बचाया है। विजय जी, आपने रूबी जी को सुना होगा, वो बता रही है कि कैसे कैसे हुआ है और कितनी तेजी से उनने तकनीक का भी इस्तेमाल किया, फोन में गूगल में उसका फोटो भी लिया, उससे जूम करके देखा और उस तरह से फिर इंटेलिजेंसी के साथ उन्होंने पैनिक नहीं मचने दिया और इस तरह से अरेस्ट हुआ। विजय जी, आपको ये जो पूरी थ्योरी है इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखिए, रूबी जी जो बता रही हैं, मैं वहां मौके पर तो था नहीं, इनकी जो बात है ये अपने तरीके से सच बता रही हैं, लेकिन एक कॉमन मैन होने के नाते कोई कांग्रेस या बीजेपी के हिसाब से नहीं, स्वाभाविक रूप से ये दिमाग में बातें आती हैं कि इतना खतरनाक अपराधी जो जानता है कि 7 राज्यों की पुलिस उसको देख रही है, घेर रही है, चारों तरफ जो है निगाहें हैं, और वो आगे की सीट पर बैठकर बड़े आराम से आता है, जिसकी फोटो से पूरी पुलिस का उसे ये इस बात का डर नहीं। अब मंदिर के अंदर आता है, रूबी जी ने ही कहा कि वो मास्क नहीं लगाया था, तो मतलब जो मेरा जानना है, कोई भी अगर अपराधी होता है तो वो डर के मारे मुंह छुपा के चलता है, मुंह खोल के नहीं चलता है, लेकिन वो मास्क नहीं लगाया था, इसका मतलब कि वो बेखौफ था, उसे कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। तो एक तरफ मेरे आरोप नहीं है, खुद जो कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी है, वही कह रही है कि उसने कहा कि मैं विकास दुबे हूं और मैंने उसको पकड़ा, फिर मैंने पुलिस को सूचना दी। तो ये कहानी कौन सच है कौन झूठ है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कंपनी है SIS कंपनी जो है सिक्योरिटी की, ये किसकी कंपनी है? ये यूपी से कनेक्टेड है क्या? यूपी में है तो किसकी है? मैंने तो सीधा नाम लिया कि फलां की है, मोहन जी ने इसका जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में स्वाभाविक रूप से संदेह आता है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद जहां चारों तरफ हमारी पुलिस इतनी ताकीद कर रही है, देख रही है, बड़े आराम से चलता है, मंदिर में टहलता हुआ जाता है, और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि मैंने पुलिस को सूचना दी, रूबी जी कह रही हैं कि मैंने पुलिस फूल वाले ने मुझे बताया, तो मैंने जो है इसकी जानकारी की, क्या सच है? मैं तो वहां नहीं था, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये बातें संदेह के घेरे में आती हैं। और इतना खतरनाक अपराधी इतने आसानी से मंदिर के उज्जैन तक आ जाए, पहली बात तो ये भी है, उज्जैन के बाद वो मंदिर में चला जाए, उस वक्त पुलिस कहां थी? उस वक्त क्यों नहीं कैमरों पे ध्यान दिया गया? तो ये सब बातें संदेह की तरफ इशारा करती हैं, और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मोहन जी इस बात का उत्तर दें कि सिक्योरिटी जो कंपनी थी, सिक्योरिटी गार्ड जिसके थे, वो किसके थे? किस कंपनी का मालिक कौन है? कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा तो नहीं है? ठीक है, मोहन जी जवाब भी देना चाह रहे हैं। विजय जी, मोहन जी का जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ चलेंगे। मोहन जी, आपका जवाब। एक मिनट, और फिर वो तीन सिक्योरिटी गार्ड गायब क्यों हैं? अगर कुछ भी नहीं, देखिए मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, ब्रजेन जी जैसे समझदार व्यक्ति बार बार उस सिक्योरिटी एजेंसी को क्यों जानना चाहते हैं? सिक्योरिटी एजेंसी ने क्या बिगाड़ा? सिक्योरिटी गार्ड ने तो आपकी मदद की ना, आपके पास में ये जो मुद्दा उठा करके उसे विषय से भटकाना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन सुने ब्रजेन भाई साहब, आप बता दें। मेरा कहना हमको नहीं मालूम है कि आपकी रुचि इन सिक्योरिटी एजेंसी। मेरा निवेदन है कि हमको, मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार 2 टर्म से मैं विधायक हूं, मेरे को मालूम नहीं हर साल एजेंसियां बदल जाती, कौन एजेंसी आती है, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। एजेंसी परफॉर्मेंस देती है और वो काम करती है, अगले बार टेंडर नहीं खुलेगा, दूसरी एजेंसी आएगी। एजेंसी से क्यों नहीं पूरे देश, मेरा फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि वहां गार्ड ने जो दिए टेंडर का, मेरा निवेदन तो, और आपको नहीं पता बजाय जी बोलिए। मेरा निवेदन तो सुनिए, अपने यहाँ पे आज ये
आपकी और हमारी सरकार आती और जाती है, लेकिन ये एजेंसियों पे कई कई लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन इनके काम के परफॉर्मेंस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इनके अगर कोई कंपनी दिखती, महाकाली मंदिर की साफ सफाई में कोई शिकायत आई, किसी कोई श्रद्धालु से शिकायत आई, एजेंसी बदल देते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और उस एजेंसी के गार्ड ने भी कितनी सतर्कता से काम किया, ये रुबीना जी ने भी बताया और हमने सबने भी सुना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपना ये बड़ा काम जो सिक्योरिटी फोर्स ने किया है, इसका गर्व और गौरव तो हम अपने आप में लें, इसमें क्या गलत है। हाँ, एक दो आपने दूसरी बात मैंने कही कि अगर उसको यहां से जाने देता तो यहाँ मध्य प्रदेश की सीमाएं उज्जैन के बाद, संभाग के बाद दूसरी लग जाती है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उधर गुजरात लग जाता है, वो कहां निकल जाता, कहां जाता, देश में रहता, विदेश में रहता, पता नहीं कहां जाता है। लेकिन उसको पकड़ा है, कानून के हवाले किया है, और कानून के हवाले करके उसको निश्चित रूप से हम फांसी तक ले जाएंगे। और एक जानकारी के लिए बता दूं कि वो कितना दुर्दांत है। आपने एक बात सही कही कि वो बेखौफ आता, वो मास्क नहीं लगाता। अरे भाई, उसने शुरुआत की थाने के अंदर जाकर राज्य मंत्री की हत्या करके। उसकी जो कलेजा है, वो कलेजा ऐसा खुला हुआ है कि 8 दिन पहले भी उन्हें कितने पुलिस वाले मारे। आज उसने वहां बयान जो दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंस में जज के सामने कि मैंने मारे गए पुलिस वालों 5 पुलिस वालों को वहीं जलाने की तैयारी कर ली थी। ये जिस प्रकार का दिमाग उसका हो सकता है, वो कहां मास्क लगाएगा, उसको क्या लेने देना इन सब बातों से। इन्हीं सब पर तो सवाल है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यह भी सवाल करेंगे कि इतना क्रूर, इतना दुर्दांत, मृगेन जी के पास चलेंगे, समझेंगे, और भी मेहमानों से बात करेंगे कि इतना क्रूर, इतना दुर्दांत व्यक्ति कितनी आसानी से पकड़ में आ जाता है एक जेब कतरे की तरह। तो फिर बहुत सारे सवाल जो हैं वो अचानक आ जाते हैं। या तो हो सकता है ईश्वर की शरण में था तो मन बदला होगा। समझेंगे पूरा मामला, आप कहीं मत जाइए, बस एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल में, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश में हुए सबसे बड़े इस सरेंडर ऑब्लिग अरेस्ट मामले की। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अपराधी जिसने देश भर को हिला के रख दिया है। वहां बिना किसी खून खराबे के बहुत आसानी से हमारी एमपी की पुलिस कुछ सिक्योरिटी एजेंसी की मदद से उसे गिरफ्तार करती है और उसके बाद रवाना कर देती है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने विजयन जी को भी सुना और मोहन जी को भी सुना। मृगेन जी का रुख करते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। मृगेन जी, रात को बाई रोड इनोवा में लेके जाना इतने बड़े व्यक्ति को, ये ठीक है कि महाकाल मंदिर में उसका हृदय परिवर्तन हुआ होगा तो वो उसने कोई खून खराबा कुछ ऐसे रिएक्ट किया नहीं, लेकिन ट्रेवल के दौरान रात में ले जाना आपको लगता नहीं बहुत रिस्की है ये मामला? निश्चित रूप से जिस तरह से दुर्दांत अपराधी है, उसके बहुत बड़ा गैंग भी है जो उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैला हुआ, कई राज्यों में उसने वारदातें भी की है। तो जिस तरह से इनोवा में ले गए हैं तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके जो लोग हैं निश्चित रूप से इस बात का प्रयास करेंगे कि किसी तरह से उसको पुलिस के चंगुल से छुड़ाया जाए। क्योंकि जिस तरह से उसने वहाँ से उत्तर प्रदेश के कानपुर से आकर यहाँ उज्जैन तक पहुंचा, तो उज्जैन महाकाल के मंदिर में जहां तक उनकी माताजी का भी बयान आ रहा था कि जाते रहते थे, हर बार आते थे, सावन का महीना हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उनने पूरी प्लानिंग की या कराई गई, तो उससे ऐसा लगता है कि महाकाल की सामने, महाकाल के मंदिर में कोई भी खून खराबा नहीं होता। तो अगर पुलिस पकड़ेगी भी तो कम से कम उसके साथ मारपीट या ऐसे कोई इनकाउंटर जैसे नहीं होगी, क्योंकि महाकाल पे सबका भरोसा, महाकाल ही है, तो वहाँ कम से कम खून खराबे की कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए उसने जानबूझ के ऐसी जगह चुना, वहाँ चिल्लाया, आप देखिए बैरिकेड पकड़े हुए खड़ा है। कोई दुर्दांत अपराधी जिसको पूरे 5 लाख का इनाम हो, पूरी देश की पुलिस उसको खोज रही हो, इस तरह जाकर खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये पूरी प्री प्लानिंग के तरीके से वो खुद आया था कि हम किसी तरह उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बच जाए। तो अब तो फिर उनके पास चले गए। मोहन जी का एक बार रुख इसलिए भी करना पड़ेगा। मोहन जी, यही सवाल मैं आपसे, क्योंकि आप जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, तो क्या ये रिस्की नहीं होगा इतने बड़े अपराधी को यूं भेज देना बाय रोड? एक और दूसरा, जब बहुत सारी चीजें उसने बताई, उसने ये भी बताया कि वो जला देना चाहता था जिन पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारियों को उसने गोली मारी, उनका शव, ताकि ये सबूत मिट जाए। तो फिर ये नहीं बताया कि वो आया कैसे? लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जरूर कहूंगा कि जो भी हुआ, एक दुर्दांत अपराधी पकड़ा गया, उसके लिए हमें पुलिस को या सुरक्षा गार्ड को बधाई देने चाहिए। ठीक है, घटनाक्रम चाहे जो भी हो, जैसा भी हुआ, जो भी हो, इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक दुर्दांत अपराधी पकड़ा गया, बिना किसी खून खराबे के पकड़ा गया, और उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस और जो भी सुरक्षा कर्मी ने
उनको पकड़ा है, उनको बधाई देना चाहिए, उनको मैं बधाई देता हूं। बिल्कुल। मोहन जी, जवाब आपका कि क्या ये रिस्की नहीं होगा रात में बाय रोड भेजना? देखिए, ये बिल्कुल पुलिस की व्यवस्था रहती कि हमारे अपराधी को हमने सुपुर्द करना था यूपी पुलिस को। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उसको, अपनी पुलिस को जिसकी उसकी जरूरत थी, उनको सुपुर्द किया। उनके पास ले जाने के लिए जो उनने अपनी गाड़ी भेजी, उसका सुरक्षा कवर एमपी पुलिस अपनी बॉर्डर तक देने वाली है। बाद में यूपी पुलिस उसको अपने सुरक्षा घेरे में लेके जाएगी। ये एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी आदमी को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उसके लिए जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो जो जरूरी है वो सारी चीजें उनके साथ दी गई है। लेकिन एमपी बॉर्डर के बाद यूपी बॉर्डर अपने ढंग से वो अपना हैंडल करेंगे। अपने लोगों के लिए क्या करना, कैसे करना, उनका अपना तरीका है। ठीक है बिजन जी, ये जो बात है, ये कह रहे हैं कि भाई पकड़ा गया, इस पर बात होनी चाहिए। लगातार ट्वीट हम देख रहे हैं आपकी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब कर रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से पलटवार आया होम मिनिस्टर का, नरोत्तम मिश्रा जी का, कि आप लोग तो वो लोग हो जो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाते हो, आप तो वो लोग हो जो सेना पर सवाल खड़े कर देते हो। हाँ, देखिए, मैं मध्य प्रदेश की पुलिस का जहां सवाल है, मैं मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, ना रुबीना जी के ऊपर खड़े कर रहा हूं। ये बात जो कह रही हैं अपनी जगह इनकी बात है, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये बात कोई व्यक्ति होगा हमारी जगह, कॉमन मैन कोई भी होगा, वो इसके ऊपर विचार करता कि इतना दुर्दांत अपराधी जो अधिकारियों सहित 8-8 सैनिकों को खुलेआम मारता है, एक नहीं कई वारदात करता है और शरीफ बच्चों जैसा पिटता है। जब महाकाल में पुलिस के सिपाही भी पीट रहे हैं और गार्ड भी पीट रहे हैं, वो शरीफ बच्चों जैसा खड़ा है, बड़े आसानी से पिट रहा है, बड़े आसानी से पैदल जा रहा है, 4 पुलिस वाले उसको लिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप एक संदेह की बात आती है कि ये जो प्लानिंग के साथ महाकाल मंदिर में इसलिए सरेंडर कराया गया ताकि वो वहां पे सुरक्षित रहे, वहां गोलीबारी नहीं हो सकती। मुझे तो ये भी अंदेशा है कि कहीं और राज न छुपाने के लिए जो उसने आरोप लगाए हैं, जो कही है कि रास्ते में कोई ऐसी नई कहानी ना हो कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस ने जो है एनकाउंटर कर दिया, ये भी कोई बहुत अजूबा नहीं होगा अगर ऐसी कोई सुनने को हमको आगे आ जाए। तो इसलिए ये बात आती है। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, मोहन जी कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन इनके ही नेता इतने खराब आरोप लगाते हैं कि इन्हें उस पर भी विचार करना चाहिए। अगर केवल कांग्रेस और भाजपा के हिसाब से हमें नहीं सोचना है। दुर्दांत अपराधी पकड़ा गया, निश्चित रूप से उसके लिए बधाई है, जो भी उसके लिए है उनको हम अच्छा कहेंगे। क्या कहानी आपको समझ में आती है? अगर मान लीजिए यहाँ सरेंडर कराने के पीछे कहानी क्या होगी आपको लगता है? देखिए, इसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो वहां से कनेक्शन उसका है, कोई ना कोई उसके एहसान उस व्यक्ति के ऊपर होंगे, इसलिए उसने कि सुरक्षित हो जाओ, एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ना कर पाए, इसलिए मध्य प्रदेश में सुरक्षित लाकर महाकाल मंदिर जैसे पवित्र स्थान के ऊपर उसको करके, ताकि वहां पे वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहे। सब जानते हैं कि मंदिर के अंदर ये स्थिति नहीं बनती और प्लानिंग के साथ ये सरेंडर कराया गया है, ये मेरा मानना है। इसलिए इसकी पूरी सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। ये मध्य प्रदेश का आम आदमी जानना चाहता है और ये पार्टी से हटके इसको देखना चाहिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, ये हटके इसलिए देखना चाहिए कि हमें उन शहीदों के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, उनकी शहादत जो उन्होंने दी है उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना पड़ेगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा उनको मिले, ये भी तय करना पड़ेगा। उनके प्रति हमें सॉफ्ट कॉर्नर रखने की, जो भी उसमें जुड़े हों, वो मैं समझता हूं वो पाप का काम है। ठीक है, एक बार और रूबी जी का रुख करेंगे। रूबी जी, जो बात आपने बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, आपने कहा कि आपने बहुत एहतियात बरती कि पैनिक नहीं हो, तो जब पुलिस से आपकी बात हुई तो क्या वो इक्विप्ड होके आए थे? क्योंकि जो बिजन जी भी कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं एमपी की गवर्नमेंट में, ये भी कह रहे हैं कि वो 1 मिनट नहीं लगाता था गोली मारने में, वो परहेज ही नहीं करता था। ये मोहन यादव जी आपके इलाके के एमएलए हैं, अभी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि परहेज नहीं करता था, बिल्कुल 1 सेकंड थॉट नहीं देता था मारने में। तो क्या तैयारियां की गई, फिर किस तरह से उसे अरेस्ट किया गया? क्या पूरी पुलिस इक्विप्ड होके आई थी, ये मान के आई थी कि अटैक कर सकता है कभी भी? जी, मैं भी प्लाटून कमांडर हूँ होमगार्ड में
और महाकाल सुरक्षा एजेंसी का काम देख रही हूँ। हेलो, नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरह से कैसे आए, फिर कितनी तैयारी के साथ पुलिस आई? ये डर नहीं था क्या? ये ठीक है, आपको लगा कि आपका जो सबॉर्डिनेट है वो पैनिक नहीं करे, वो तो ठीक है, समझ आता है आपकी बुद्धिमत्ता बीइंग अ सीनियर, लेकिन ये डर नहीं था कि वो जब वो उसका इंप्रेशन इस तरह का कि सीधे गोली मारता है, तो क्या तैयारी करके गई थी हमारी पुलिस? जी एक्चुअली क्या था, नहीं एक्चुअली क्या था कि वो महाकाल मंदिर में पहले ही सिक्योरिटी पूरी चेकिंग के बाद ही हम उनको अंदर प्रवेश देते हैं। तो हमने पूरा चेक करने के बाद उसके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं थे, उसके बाद ही उसको एंटर किया, हम लोगों ने मंदिर में एंटर होने दिया। ये पूरी प्लानिंग थी कि मतलब उसको कैसे पहले मंदिर में जाने देना है और कब पकड़ना है, नहीं तो ओपन स्पेस में अगर पकड़ते तो वो मार्केट एरिया था, कुछ भी हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने उसको वेट किया कि हम भी तसल्ली पुष्टि कर लें कि वो वाकई विकास दुबे है या नहीं, और उसके उपरांत फिर हमने घेराबंदी करके और उसको पकड़ा। मैंने तत्काल एसपी साहब को सूचना दी और एसपी साहब और मैं स्वयं ही हम लोग स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। तो जो हमारे थाने की व्यवस्था रहती है वो थाना भी एकदम 20 मीटर दूरी पर ही है, पास में ही है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई और ऐसा वेल इक्विप वाली कोई बात नहीं थी। गन पॉइंट पे नहीं लिया, मतलब उससे वो सहजता से आ गया काबू में? नहीं, सहजता से नहीं आया था, उसने हाथापाई करने 3 बार भागने की कोशिश करी। मैंने जब उससे पूछताछ की थी तो उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पे सुबह आया, पहले उसने स्नान किया शिप्रा नदी में, उसके बाद फिर उसने दर्शन किए। वो यहाँ पे बोलेरो से आया हुआ था, वाइट कलर की बोलेरो, और ड्राइवर साथ में था जो उसका बाहर वेट कर रहा था। दुबे जी, जब इतना वाइट बोलेरो से एक जो तिवारी जिसकी बात कही जा रही है, जी क्या ये इंटेलिजेंस? ये विजय सिंह जी पूछ रहे हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। दो बातें मैं पूछ रहा हूं, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं माना जाएगा? और दूसरा, क्या वहां के सुरक्षा गार्ड में कुछ अभी फरार हैं 3 लोग? मेरे साथ में है मेरी पूरी टीम, वो भी अभी यहीं पे मेरे बाजू में ही मौजूद हैं, कोई फरार नहीं है, मेरे साथ में ही है वो लोग। नहीं, वो उसके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो थे उनका पूछ रहा हूँ। हाँ जी, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, मेरी टीम पूरी मेरे साथ है, यहीं पर खड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है। अब मृगेन जी का एक बार रुक कर लेते हैं, फिर विजयन जी के पास फिर चलेंगे। मृगेन जी, ये जो पूछ रहे हैं विजयन जी, ये बात सही भी है कि प्राइवेट अब एक नई थ्योरी आई, वो आज दिन में ही उज्जैन पुलिस ने कहा था, और इसीलिए मैंने आपको जब भी टोका भी कि वो जो मारुति का जो ब्रीजा या क्या मॉडल है वो किसी वकील साहब का था, और उससे उन्होंने कहा कोई कनेक्शन नहीं है। ये बता रही रूबी यादव जी कि बोलेरो थी वाइट कलर की, तो मूव कर रही होगी, जाहिर सी बात है। और विजयन जी की बात बिल्कुल वाजिब भी है कि कितने स्टेट, अगर वो फरीदाबाद से आया तो उसने राजस्थान का धौलपुर भी देखा, एमपी भी देखा, यूपी भी देखा, फिर एमपी देखा, इतनी जगह कहीं पकड़ाया नहीं। हम आई कई बार गाड़ी ऑफिस से घर आने में ही चेक हो जा रही इन दिनों कोविड के चलते। नहीं, देखिए बात सही है कि जिस तरह से गाड़ियां कहीं न कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही। हाँ, तो ये अगर ये सब बातें हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस जो चेकिंग है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि 3 राज्यों को क्रॉस करके कैसे आ गया। दूसरा, एक जो आप कर रहे तिवारी जी, किसी शराब व्यवसायी का नाम आ रहा है जिसके माध्यम से पूरी बातचीत हुई, क्या तो वो शराब व्यवसायी कौन है, किससे संपर्क में है, कहाँ का रहने वाला है, ये सब चीज़ें, उनके CDR की भी जांच होनी चाहिए, किससे उनकी लगातार बात हो रही थी। ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वास्तव में जाँच होनी चाहिए। अब फिर एक सवाल जो इसमें सबसे बड़ा एक खड़ा होता है, इतना बड़ा दुर्दांत आतंकवादी ने दुर्दांत अपराधी घूम रहा है, उसके पास कोई हथियार नहीं। अगर मान लो पुलिस कहीं उसका है, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह का अगर घूमेगा कि उसके बोलेरो गाड़ी चेक किया, या बता रहे वकील साहब की जो गाड़ी है ब्रेजा, उसमें चेकिंग हुई, तो पुलिस को क्या कोई हथियार नहीं मिले? अगर चाकू बैग में मिला, ये पता चला है। हाँ, तो अगर बैग में मिला या जाने कहाँ मिला। भाई, इतना दुर्दांत अपराधी क्या चाकू लेकर घूमेगा, जिसके बाद AK-47 है, SLR हैं और बहुत सारी अत्याधुनिक हथियार उसके पास हैं,
वो केवल चाकू लेकर घूमेगा। अगर ये मान लिया जाए कि बोलेरो से ही आ रहा था, अगर हम इनकी बात सही मान ली जाए रूबी यादव जी के बोलेरो से था, तो क्या बिना हथियार के घूम रहा था? ठीक है, महाकाल मंदिर में या ऐसी जगह उस समझदार हैं, हर बार आते थे दर्शन करने महाकाल के, तो हथियार लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन गाड़ी में ड्राइवर, अकेले ड्राइवर बिना किसी हथियार के घूमे, ये बात जरूर किसी गले नहीं उतर रही कि इतना बड़ा अपराधी आखिर बिना हथियार कैसे चल रहा है, और उसका जवाब ले लेते हैं हाथ का। ध्रुवी जी, कोई वेपन उसकी गाड़ी से मिला हो या उसके पास से कोई वेपन था या फिर बिल्कुल वो खाली हाथ आया था? उसके पास में एक बैग था और हम लोग वो बैग, उसने वहाँ पे अपना शू स्टैंड पे वहाँ पे बैग जमा किया। उसके बाद फिर उसकी पूरी स्क्रीनिंग होने के बाद ही हम मंदिर में एंटर करते थे, तो उसको ये जानकारी होगी। वो मंदिर आता रहता, उसने मुझे बताया भी था कि वो महाकाल का भक्त है और साल में 2 बार मंदिर में आता है, तो ये जानकारी होगी, इसीलिए वो कुछ हथियार उस समय नहीं रखा था। उसकी गाड़ी में होंगे तो हमें जानकारी नहीं है अभी। बिजन जी, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत गंभीर आरोप मोहन जी की सरकार, उनकी पार्टी पर लगाया, इस फंक्शनिंग पर लगाया। आपने कहा कि संभव है कि रास्ते में उसका एनकाउंटर भी हो जाए, बहुत सारे राज ना बाहर आ पाए। क्यों आपके मन में ये आशंका आई बिजन जी? मैं अधिकांश जो है जो स्टोरियां बनती हैं पुलिस की, मैं सुनता हूं, देखता हूं, तो उसमें ऐसी स्थितियां बनती हैं। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था और मतलब बड़ा आश्चर्य है मुझे कि वो आके बड़े आराम से नदी में हमारी नहाता है, कपड़े बदलता है, फूल खरीदता है, मंदिर में चला जाता है, कैमरे चारों तरफ मंदिर के लगे हैं, और हमारी चौकसी इस वक्त बहुत तेजी से कोरोना की वजह से भी और वैसे भी सावन का महीना है, इतनी सुरक्षा तंत्र लगा हुआ है, और रुबीना जी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो इंटेलिजेंस फेल्यूर है। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि वो आता है और इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी बगैर हथियार के उज्जैन में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये जांच का विषय है कि वो हथियार अगर आए हैं तो किसके पास रखे हैं, किसके संरक्षण में उज्जैन में वो आया था। वही इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसकी पूरी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वरना इतना सीधा तो वो नहीं था, इतना भोला तो नहीं था कि 2 पुलिस वाले मारते रहें और वो पिटता रहे। एसपी साहब भी उसमें नजर नहीं आ रहे, पीटने वालों में रुबीना जी भी नजर नहीं आ रही वहां पे। तो सिपाही लेवल के या एएसआई लेवल के कर्मचारी पीटते रहे और वो पिटता रहे और किसी को पता नहीं लगा कानो कान। जो टीआई था, ये भी हमें जानकारी मिली है कि रातों रात उस टीआई का भी तबादला वहां से कर दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं। एक नई अभी मृगेन जी ने जैसे कहा कि शराब का कोई कारोबारी है, तो अब ये भी बात समझ में नहीं आती कि वो किस आधार पर जो है वो ये बात आई है। तो ये सारी बातें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति पैदा करती हैं? ये पुलिस के जो हमारे जांबाज अधिकारी, उनके ऊपर हमें कोई शंका के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं, ना हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आती है। कोई ना कोई तो है पर्दे के पीछे जो इसको सरेंडर कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है, और वो जो है जांच का विषय बनता है। मृगन जी, इसी आपका जवाब लूं इससे पहले, मृगन जी जो बिजन जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं, ऐसा डाउट आपको भी है क्या कि हो सकता है कि वो भागने की कोशिश करने के आड़ में एनकाउंटर भी हो जाए उसका? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से है उत्तर प्रदेश पुलिस उससे इतना नाराज है कि हो सकता है पुलिस पर हमले का प्रयास करे, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अगले दिन कल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो शहरों में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे सब जगह लाखों करोड़ों के लगाए गए हैं, जिसमें 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके बाद ये अपराधी अगर उससे बोलेरो से जाता है, छिपरा नदी में स्नान करता है, उसके बाद यहाँ आता है, आखिर उनकी उपयोगिता क्या है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब निश्चित रूप से सरकार को देना चाहिए कि आखिर हमारे जो सीसीटीवी कैमरे इतने करोड़ रुपए के लगाए गए, एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम हर महान संभागीय मुख्यालयों में तो कम से कम बने गए, जिसमें आदमियों की ड्यूटी, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। अब तो उसको उससे भी जोड़ दिया गया है, आपके नगर निगम स्मार्ट सिटी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो आखिर फिर इन कैमरों का उपयोग क्या है? इस सीसीटीवी कैमरे जो करोड़ों के लगे हुए कि अपराधी घूम रहे हैं, अपन उसको पकड़ नहीं पा रहे, उसको पहचान नहीं पा रहे, इस पर भी ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सीसीटीवी कैमरेज का उपयोग क्या है। ठीक है रूबी जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि महाकाल मंदिर में कितने लेयर की सिक्योरिटी है
और आपका जो रोल है। जी बोलिए विजन जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पकड़ा गया होगा या जो गाड़ी चला के आया इसके साथ वाले जो पकड़े गए होंगे उनके मोबाइल और उनके वो भी तो ट्रेस हुए होंगे कि जो है वो कौन कौन संपर्क में थे। ठीक है सर, मैं रोकूंगा थोड़ा। एसपी उज्जैन इस मसले पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे एक सहयोगी उनके साथ हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं एसपी उज्जैन। अधिनियम कायम कर किया गया था जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील अपराध था। इस अपराध में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए थे, जिसमें हमारे एक डीएसपी और 8 जवान भी शहीद हुए थे। तो बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मामला होने के कारण पूरे देश में इसका अलर्ट भी था। और पिछले 2 दिनों पहले मैंने पूरे जिले की खुफिया पुलिस किसी कंट्रोल रूम में बैठक लेकर के सबको अलर्ट किया था और बताया था कि गुंडा विरोधी अभियान चल रहा है। पिछले दिनों हमने करीब करीब जून के महीने में 100 गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करी है और लगातार गुंडे की चेकिंग लगातार हम करा रहे हैं। हर घर में जा करके चेकिंग करा करके जितने गुंडे बाहर से आ रहे हैं सबके खिलाफ हमारी सघन चेकिंग लगातार चल रही है पिछले 1 जून से ही, जब से अनलॉक हुआ है। उसी क्रम में आज सुबह ये विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहाँ राजेश माली के दुकान पे फूल प्रसाद लेने पहुंचा। वहाँ पे राजेश माली चूँकि टीवी में चल रहा था, वांटेड था, इसका चेहरा सब जाना पहचाना था। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ही तो नहीं है। सबसे पहले उसने महाकाल चौकी, महाकाल परिसर में जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लगा हुआ है उसमें राहुल और धर्मेंद्र को फ़ोन किया कि ये विकास दुबे लग रहा है, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। तो जैसे निर्गम द्वार पे गया तो वहाँ पे 250 रुपये का इसने टिकट लिया दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन के लिए ऑनलाइन पूरा व्यवस्था किए हैं। ऑनलाइन पास बनवाने के बाद ही कोई जाता है और वीआईपी के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसने 250 का टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी वाले हमारे जवान हैं उन लोगों ने हमारे महाकाल चौकी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी सूचित किया। उसके बाद उन लोगों ने इसको बात करना शुरू किया। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उससे गंभीरता से पूछताछ किया। तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। सूचना मिलते ही सारे वरिष्ठ अधिकारी हम लोग थाने पहुँचे, उससे गंभीर पूछताछ हुई। हम लोग यही विकास दुबे है इस बात को और कन्फर्मेशन करने के लिए तत्काल संपर्क किए। यूपी कानपुर एसपी से संपर्क हुआ। कानपुर एसपी साहब से हमारी कई बार बात हुई। एसटीएफ जो उनकी छानबीन गई थी वहाँ से बात हुई। बात करने के बाद हमने उसका वहाँ से फ़ोटो मंगवाया, वो तस्दीक किया। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम वहाँ से समझा और घटनाक्रम समझने के बाद वहाँ की एसटीएफ की टीम पूरा हमारे उज्जैन पुलिस पहुंची और हमने विकास दुबे को एसटीएफ की टीम के हवाले कर दिया है। और एसटीएफ की पूरी टीम हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस की पूरे गार्ड के साथ उसको लेकर के यूपी रवाना हो गई है। ट्रांजिट रिमांड नहीं लेने के पीछे कोई खास कारण, कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं। देखिए इतना विभत्स कानूनी प्रक्रिया, इतना विभत्स घटना था कि इसको सही ढंग से पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हमने पहले हिरासत में रखा। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया और रिक्वेजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए गिरफ्त में। तो इसके लिए इस कारण विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया है, सुपुर्द कर रवाना किया है ताकि मामले की तरह हमें जांच किया जाए। गिरफ्तारी और थाने में मामला क्यों नहीं दर्ज किया सर? इतना देखिए मामला ऑलरेडी दर्ज है वहाँ पर, क्योंकि हमारा गंभीर विषय है इन्वेस्टिगेशन। 8 डीएसपी का हमारा शहीद हुआ है, 8 जवान पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो कहीं भी कोई टेक्निकल दिक्कत न जाए, कोर्ट में दिक्कत, इसलिए हम लोगों ने बहुत ध्यान रख करके एक एक गंभीर विषय पे हम लोग उसको रवाना किया है। चाकू लेकर के अंदर गया, दर्शन किए, उसने उसके पास से चाकू बरामद हुआ नहीं पूछताछ के दौरान। देखिए और जो आगे की मामला दर्ज क्यों नहीं किया? आगे की सारी बात को हम लोग पुख्ता तस्दीक कर रहे हैं। यूपी पुलिस से हमारा लगातार संपर्क जारी है। जो भी शख्स हमारे पास आएंगे हम यूपी पुलिस शेयर करेंगे। मैं देखिए घटना इतनी गंभीर है, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है। नहीं मेरा सर आपने पूछताछ में क्या बताया?
की होगी। एमपी पुलिस ने किस रूप से किस प्रकार खुलासा किया है? एमपी पुलिस ने कुछ देखिए, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश पुलिस, उज्जैन पुलिस की गिरफ्तारी करके बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ी भी चूक होती तो उज्जैन से दर्शन करके निकल सकता था। इलाके में 25 आमचोर की कायमी क्यों नहीं की गई? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई साक्ष्य मेरे सामने नहीं आया, अभी नहीं आया है उसके साथ कोई दुष्चर्या। तो आप सुन रहे थे उज्जैन के एसपी मनोज सिंह को, कमोबेश वही स्क्रिप्ट वो बता रहे थे। मैं मजबूरी में अब किसी मेहमान के पास जा नहीं पाऊंगा क्योंकि वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। लेकिन बहुत हैरत की बात है कि एसपी उज्जैन कह रहे हैं कि मामला जांच में है, रजिस्टर किया नहीं, लेकिन जांच में है कि चाकू मिला, क्या हुआ ये हम संपर्क में। तो बहुत उलझी हुई सी कहानी है। पुलिस की या सुरक्षा कर्मियों की वीरता पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक फुल प्रूफ कहानी सामने आएगी जो सहज गले उतर जाए, जो विजन जी भी कह रहे थे, तो सबकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बहरहाल देखना होगा कल सुबह का सूरज देख पाते हैं विकास दुबे या नहीं। जो आशंका विजन जी जाहिर कर रहे थे कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।